गुड मॉर्निंग क्लास। मैं कमलेश सक्सेना आज आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हमारा पाठ है 6 और पाठ का नाम है संज्ञा। तो आइए देखते हैं, जानते हैं हम संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे भारत एक विकासशील देश है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। तो इसमें भारत एक विकासशील देश है। भारत क्या है? एक जगह है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? एक व्यक्ति हैं। गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इसमें एक पुस्तक है। तो ये इसके उदाहरण हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों इसके अलावा भी इसके 2 भेद और होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आइए देखते हैं कि ये क्या होती हैं। इनकी परिभाषाएं जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा की और समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो यानी कि पता चले, उसे या उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा। आगरा क्या है? एक जगह यानी कि एक स्थान का नाम है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा। गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अगली हमारी संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं यानी कि पता चलता है, उनसे पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भूख, यानी कि भूख का हमें पता चलता है, हम महसूस करते हैं उसे, यहाँ हमें भूख लग रही है। तो ये भूख जो है भाववाचक संज्ञा है। अवस्था में क्या होगा? बूढ़ा। जैसे कि बूढ़ा का बुढ़ापा हो जाता है तो वो बूढ़ा, उसकी अवस्था को बता रहे हैं। अच्छाई यानी कि उसका गुण, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगली हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों एवं वस्तुओं का बोध कराती हैं, यानी कि बोध यानी कि जानकारी मिलती है उनसे, उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण बता रही हूँ। यह सारे शब्द एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का पता करा रहे हैं। जैसे कि वकील। वकील क्या है? अगर वकील होते हैं तो भाई बहुत सारे वकील होते हैं, तभी उस सभी को वकील कहा जाता है। तो भाई वकील एक जाति का बोध करा रहे हैं। पेड़ भी एक जाति का बोध करा रहे हैं कि पेड़ है वो। और लड़की भी एक जाति का बोध कराई कि वह लड़की है। तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब अगली हमारी संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य का मतलब क्या होता है? कोई तरल पदार्थ या ठोस पदार्थ। तरल यानी कि कोई गीला। तो पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो यानी कि पता चले, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं दूध, घी, गेहूँ, सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि। ये सारी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं।
अब अगली हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, कक्षा, समिति, झुंड आदि, ये सब एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो भीड़ क्या होती है? जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। मेला, मेले में भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कक्षा, कक्षा में छात्र होते हैं बहुत सारे। और समिति यानी कि बहुत सारे लोगों का एक संगठन, तो वो हमारी समिति कहलाती है। तो ये हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, मैंने आपको पढ़ाई भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में मैं और बताती हूँ आपको। भाववाचक संज्ञा क्या है? यानी कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 5 प्रकार से होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो ये जातिवाचक संज्ञा से कैसे होता है? जैसे कि बच्चा, सज्जन, ये क्या है? एक जाति है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा से जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो इनमें क्या होता है? इनमें इसके पीछे ता प्रत्यय जो है वो जोड़ दिया जाता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे सज्जन, सज्जन में ता जोड़ा तो बन गया सज्जनता। फिर जैसे बूढ़ा, बूढ़ा में पा जोड़ा तो बूढ़ा में पा प्रत्यय जोड़ा तो बना हमारा बुढ़ापा। तो ये जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। जैसे इंसान, तो इंसान में इत जोड़ा तो इंसानियत, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा सर्वनाम से। तो सर्वनाम से जो संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ते हैं? उसमें त्वा, यानी आधा ता और वा, जब उसमें त्वा जोड़ देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे निज, निज में त्वा जोड़ा तो निजत्व। पन, इसमें पन प्रत्यय जोड़ा तो जैसे पराया है, पराया में पन जोड़ा तो क्या हो गया? परायापन। अब अगली है हमारी विशेषण से। जैसे कि किसी कोई विशेषण है और उसकी वो विशेषता बताता है तो उसमें वो उसका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे कंजूस, तो कंजूस का कंजूसी, ऊंचा, ऊंचा का ऊंचाई, कठिन, कठिनता, ये इसके उदाहरण हैं। किसके हैं? विशेषण से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो। अगली है क्रिया से। जब क्रिया से बनता है तो उसमें हम आई जोड़ देते हैं। जैसे धोना, धोना का धुलाई, रोना, रुलाई, घबराना, घबराहट, हंसना, हंसी। तो ये क्या है हमारे? ये क्रिया से हमारे भाववाचक संज्ञा बनती है। अब अगली है हमारी अव्यय से। तो अव्यय जो होता है, अव्यय से भी इसमें हम प्रत्यय ही जोड़ते हैं। जैसे शीघ्र, तो शीघ्र में ता प्रत्यय जोड़ा तो शीघ्रता। जल्दी, जल्दी में बाजी जोड़ी तो जल्दबाजी। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण था। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। इनमें क्या जोड़ देते हैं? इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं। जैसे ता, त्वा, पन, आहट, ये सब जो प्रत्यय होते हैं ये सारे इनमें जोड़ देते हैं, तब जाके ये हमारे भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर 7 था हिंदी व्याकरण का। मैं समझती हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा।